अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीलॉग मैंने शेयर किया था अपनी मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड, तो उसी दिन ही मैंने नेक्स्ट वीलॉग का स्टार्ट कर लिया था। मतलब वो मॉर्निंग रूटीन थी तो उसके बाद से ही ये शूटिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मैं ना बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना कोई स्वीडिश नहीं घर में बनाई, तो हस्बैंड नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, तो इवन के मैं रूहान को भी नहीं बना के देती। तो मैंने सोचा ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई, तो चलो मैं ना बनाती हूँ। तो फ्रूट भी दो तीन तरह का घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अच्छी ना एक स्वीडिश बन जाएगी। मतलब फ्रूट्स के साथ थोड़ा मीठा मैं कम ही डालूंगी क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी स्वीटनेस होती होती है, तो इसलिए फिर ना इसमें दूध में कम मैं शक्कर ऐड करूँगी। तो बस इसको चूल्हे पे रख दूंगी दूध बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होगा उतनी देर में मैं इसमें ये जो है कस्टर्ड पाउडर उसको डिज़ोल्व कर लूँगी। तो बस ये जो है ना रेडी हो जाएगा कस्टर्ड। तो बाद में ना इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बाकी की रूटीन तो फिर साथ साथ चलती ही जाएगी। लास्ट वीलॉग में मैंने अपनी स्टोरी जो थी वो वहाँ पे ख़त्म की थी कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी दोबारा से स्कूल में, और उसी स्कूल में मुझे जॉब मिल गई दोबारा से जिस स्कूल में मैंने छोड़ी थी पहले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उनका ना एक्सपीरियंस लेटर था उसी स्कूल का। तो इसलिए फिर मेरा इंटरव्यू भी आसानी से हो गया। उन्होंने बस डेमो वगैरह लिया एक क्लास में ले जाकर, तो जिसको मैंने अच्छे से कर लिया। तो मेरी जॉब जो है ना वो स्टार्ट होगी सेम डे ही। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं ना छोटे बच्चों की क्लासेस लेती थी, तो अब मुझे 9 to 12 क्लासेस मिली थी बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे अपनी जॉब का। एक लेक्चर टाइप जॉब थी और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं ना कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा ये हेलोपिनो जो होती है ना वो ख़त्म हो गई थी इसमें जार में से, और जस्ट उसके अंदर जो पानी सा होता है ना सिरके वाला पानी वो था। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी ना एक टिप शेयर करती जाऊँ। ये ना काफ़ी मतलब हॉट होता है ये पानी, मतलब कि स्पाइसी सा होता है। तो इसके अंदर ना हम ये अगर गाजर या खीरा वगैरह काट के डाल दें ना तो बड़ा अच्छा पिकल बन जाता है उससे। गाजर को ना मैंने धो के तो ऐसे कट कर लिया है। अभी ना टिशू की मदद से इसकी थोड़ी सी इसको ना ड्राई कर लूँगी ताकि पानी इसमें ना हो। तो ये जो जार है ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी। मैं एक एक करके इसीलिए डाल रही थी ताकि मुझे पता चले कि सारी कैरेट्स जो है ना वो इसमें डिप हो जाएंगी या नहीं। अगर बच जाएंगी तो फिर बाकी की मैं एज ए सैलड खा लूँगी। तो इसलिए मैं ना थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डाल रही थी। तो खैर वो सारी ही आ गई थी। और मेक श्योर कि ये ना अगर आप, मेरे पास खीरा नहीं था, नहीं तो मैंने वो भी डाल देना था इसके अंदर। मेक श्योर कि ये ना सैलड जो है ना ये अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। तो इसमें जस्ट नमक ऐड करूँगी क्योंकि हेलोपिनो जो है ना वो ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी होती है, तो इसलिए इसमें ना कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नमक ही ऐड मैंने किया है और इसको ना इस तरह से मैं मिक्सअप करके फ्रिज में रख दूँगी। तो इसी तरह से वो जो ऑलिव का होता है ना बचा हुआ पानी, तो वो भी ऐसे इसमें उसमें भी ना इस तरह से सैलड डाल के रखें तो एक मज़ेदार सा अचार बन जाता है। तो अभी ना 1 वीक के बाद इसको दोबारा से चेक करूँगी कि इसकी क्या कंडीशन है। एकदम से मुझे आवाज़ आई बाहर से बारिश की, तो बालकनी की तरफ मैं आई तो छम छम बारिश हो रही थी और इतना मज़े का वेदर हो रहा था। सुबह से ना हल्की हल्के बादल से थे लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। लेकिन अचानक से जब बारिश बरसी है ना तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया। हस्बैंड की कॉल आई, वो आई थिंक रासुल खैमा गए हुए थे उस दिन, तो कह रहे यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इधर है? तो मैंने कहा हाँ जी इधर भी बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। दूसरी बालकनी में मैं आ गई। यहाँ यहाँ से ना थोड़ा आउटसाइड का व्यू आता है। तो ये देखें किस तरह से अच्छे से बादल जो है ना वो आए हुए हैं। तो ये जो एरिया बालकनी के सामने का वहाँ इतनी नहीं फील हो रही थी, लेकिन रोड की तरफ देखने से पता चल रहा था कि काफ़ी छम छम हो रही है। तो काफ़ी माहौल बंधा हुआ था। तो मैंने ना थोड़े से समोसे निकाल के रख दिए। मैंने कहा हस्बैंड आएंगे ना तो उनको चाय के साथ बना के दूंगी। मैं खुद तो ऐसे फ्राई चीज़ें नहीं खा रही आजकल, तो वो जरा ज़रा खुश हो जाएंगे, तो उनको ट्रीट देने के लिए, उनको खुश करने के लिए मैंने निकाले। वो आए तो आके कहते मैंने तो जस्ट पकोड़े नहीं खा, ये समोसे नहीं खाने, मैंने तो पकोड़े भी खाने हैं। मैंने कहा लो, मैंने आपको खुश करने के लिए समोसे निकाले हैं और आप उस पर राज़ी नहीं हो रहे, आप कह रहे मैंने पकोड़े खाने। खैर कह रहे चलो मैं ना तुम्हें ऐसा आलू वगैरह कटवा देता हूँ तो तुम मुझे ना पकोड़े बना दो। तो मैं नमाज़ पढ़ने चलेगी तो आई तो उन्होंने ना सारा बैटर उसका रेडी किया हुआ था। ये 2 समोसे मैंने निकाल के रखे थे कि मैं ना इनको एयर फ्रायर में बना लूँगी। और हस्बैंड ना ऐसे तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे कि इसने ना अब ये भी डीप फ्राई नहीं करके खाने, उसको भी ना एयर फ्रायर में ही बनाएगी।
तो खैर पकोड़े यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, और अपने लिए भी ना मैंने 3-4 पकोड़े एयर फ्रायर में ही रख दिए। मैंने कहा जैसे ही वो समोसे जो है ना वो फ्राई होंगे तो ये भी साथ हो जाएंगे। और इसको ना मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से बटर पेपर पे डाल के तो रखा, जैसे ही वो एयर फ्रायर चला ना तो वो बटर पेपर उसके अंदर उड़ने लग गया, और सारे मेरे समोसे जो है ना समोसे तो सही रहे लेकिन पकोड़े जो है ना सारे गड़बड़ हो गए थे। तो खैर थोड़ा सा ना मैंने ऑयल स्प्रे किया था उसके ऊपर। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, समोसे तो बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, और इवन के पकोड़े भी मज़े के बने थे। लेकिन बस ये था कि उनकी शेप ख़राब हो गई थी एयर फ्रायर जो है वो उसका ना बटर पेपर उड़ने की वजह से। एक्चुअली इसका एक नया ना लाइनर आया हुआ है, तो वो अगर लगाएं तो उससे ना सही इसमें कुकिंग हो जाती है। तो वो अब मैं मंगाऊंगी इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें वो जो उसकी हवा होती है उसकी वजह से वो सारा पेपर जो है ना वो उड़ रहा है। मैंने यहाँ पे इस पर हल्का सा ना ऑयल स्प्रे कर दिया था। अच्छा, जॉब मेरी चल रही थी तो मैंने ना मसला सिर्फ ये था कि जॉब तो अच्छी चल रही थी, लेकिन स्टाफ रूम में जो मतलब थी ना मेरे साथ टीचर्स, वो सारी ही केरला से ना थी, और सब लोग ना अपनी ही लैंग्वेज में बात करते थे, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता था। और एक्चुअल में मैंने जॉब इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूं। जो जॉब की जिम्मेदारी जो थी वो तो थी ही, मतलब वो तो मैं सही से निभा रही थी, लेकिन मेरे साथ बात करने वाला घर में भी कोई नहीं था और जॉब पे भी कोई नहीं था। वो लोग सारा टाइम अपनी मलाबारी लैंग्वेज में ना बात करती रहती थी, हालांकि स्कूल्स में ऐसे अलाउ नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी सुपरवाइज़र स्टाफ रूम में एंटर होती वो लोग इंग्लिश में बात करते, और वैसे वो लोग ना अपनी ज़ुबान में शुरू रहते। तो मुझे ना बड़ी कोफ्त सी होने लग गई थी कि मतलब मैं ऑफिस में मतलब स्टाफ रूम में जब बैठती थी बिल्कुल खामोश बैठी रहती थी, कोई बात करने वाला नहीं होता था। तो इससे तो अच्छा था कि मैं घर में ही रहती और वहाँ पे बैठ के फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेती। घर आती तो किचन का काम करती, तो उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो स्टिल लेट आ रहे थे। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि उनकी न्यू जॉब स्टार्ट हुई थी, इस वजह से वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे घर में। रात को 2-3 बजे वो वापस आते। उन दिनों ना नई नई टिकटॉक आई थी, और मैं ना घंटों बैठी टिकटॉक देखती रहती थी। ये वो टाइम था जब टिकटॉक पे ना फ़नी वीडियोज़ ही आती थी, अब तो बिल्कुल ही उसका लेवल गिर गया है, देखने के काबिल ही नहीं रही। तो खैर वो उस टाइम पे ना मैं रात को 2-3 बजे तक बैठी ऐसे मोबाइल ही यूज़ करती रहती, और उन दिनों ही मुझे ना शौक हुआ कि मैं यूट्यूब देखना स्टार्ट करूँ। हाँ, पहले वजह ये थी कि पहले हमारे घर में नेट नहीं लगा हुआ होता था, तो इसलिए मुझे ना कोई ख़ास शौक नहीं था, मैं ज़्यादा फेसबुक ही यूज़ करती थी। तो जब मैंने वीलॉग्स देखने शुरू किए ना तो मुझे भी शौक हुआ कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ। कुकिंग मेरी सबको काफ़ी पसंद आती थी, हस्बैंड भी तारीफ़ करते थे खाने की, तो मैंने कहा मैं भी ना चैनल बना लेती हूँ। तो खैर मैंने हस्बैंड से कहा, उन्होंने मुझे चैनल बना दिया, मुझे एक एक्टिविटी मिल गई ना करने के लिए। तो खैर वो वाला चैनल तो मेरा नहीं चला, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की, और क्या मिस्टेक्स की वो मैंने ना इस चैनल के स्टार्टिंग में ही शेयर की थी। उसकी वीडियो का लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका भी चैनल है तो वो मिस्टेक्स आपको भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपका चैनल जो है ना वो बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। खैर वो चैनल तो नहीं चला, लेकिन उस टाइम पे मैं वही वाला चैनल चला रही थी और मुझे मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। स्कूल बस मैं जा रही थी, लेकिन मुझे जॉब करने में ना मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं था। बस घर में भी तन्हा ही थी मैं, और बाहर उधर बहुत से लोगों के दरमियान में भी बैठी ऐसे खामोश ही रहती थी मैं, क्योंकि कोई कुछ डिस्कस करने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, और बस तन्हाई ही तन्हाई थी हर तरफ। इस तरह से ना माहौल बना हुआ था एक जिंदगी का, और बिल्कुल बोर लाइफ हो गई हुई थी उस टाइम पे। फिर मैंने फ्रूट डाल के ऐसे डेकोरेट कर लिया था, और उसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ये जो बिस्किट होता है ना उसका चूरा सा डाल दिया था। मैंने कहा क्योंकि नीचे हालांकि कस्टर्ड के नीचे थोड़ा सा डालते हैं फ्रूट केक, लेकिन वो घर नहीं था, तो फिर मैंने ना बिस्किट का थोड़ा सा चूरा उसके ऊपर डाल दिया डेकोरेशन करने के लिए। तो बस अभी मैं ना रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल बना रही हूँ, साथ में चावल बना लूँगी मैं। तो बस एक दिन ना फिर हस्बैंड घर आए तो वो ना काफ़ी परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मेरा एक कुलीग है, तो उन्होंने ना एक उनकी भी औलाद नहीं है, तो उन्होंने ना बेटी अडॉप्ट की है अपनी फैमिली फैमिली में से ही किसी की। तो एक और कोलीग है ऑफिस में, मतलब उसी ऑफिस में ही बैठता, तो उसने मुझे कहा है इस तरह से कि आप लोग भी क्यों नहीं बेबी अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? इतना टाइम हो गया आप लोगों की शादी को, उस टाइम पे ना 7 साल हो गए थे हमारी शादी को, तो आप भी क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते बेबी? तो कह रहे उसकी बात सुन के ना बस मुझे ना अच्छा नहीं फील हुआ, तो मैं इस वजह से परेशान हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा है उसको कौन सा हमारी कंडीशन का पता है कि अब बेबी क्यों नहीं हो रहा। हम अल्लाह की रहमत से तो नाउमीद नहीं है ना, जो एक बार दे सकता है, 2 बार 3 बार दे सकता है।
तो वो नेक्स्ट भी देगा इंशाल्लाह। तो हमें ना बस अपने राइट टाइम का इंतज़ार करना है बहुत ही सब्र के साथ। तो खैर उनको भी हौसला दिया। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो बंदा हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है आपको हौसला देने के लिए, आप अपनी बात शेयर कर लेते हैं, कभी कभी उसका भी हौसला टूटने लग जाता है। उसको भी ज़रूरत होती है उस सबकी की जो हमेशा आपको देने के लिए अवेलेबल रहता है। तो बस फिर हस्बैंड ने हौसला किया। और ये ना उन दिनों की बात है जब ना कोरोना का बहुत दौर चला था और थोड़े ही दिन गुजरे और कोरोना वायरस की वजह से ना स्कूल्स बंद हो गए और हम लोग ना घर में बिल्कुल ऐसे स्टक होके रह गए। और यूएई का तो माहौल इस तरह के था कि खिड़की खोलते थे ना तो ऐसे बाहर एक गाड़ी भी रोड पे गुजरती हुई नज़र नहीं आती थी। 8 बजे सब कुछ क्लोज हो जाता था और बाजार भी बंद हो जाते थे। और हमारे ना बालकनी जो थी वो सड़क की तरफ खुलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई इंग्लिश फिल्म का सीन है, मतलब कोई वबा ऐसी फैली है कि जो घर शहर जो है ना बिल्कुल सुनसान हो गया है। ऐसे खौफ आता था बाहर देखते हुए ना। तो खैर हस्बैंड का काम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था और मैं घर में बस बिल्कुल स्टक होकर रह गई थी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन दिनों में और डे टाइम ना हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते थे और रात में मेरी वही रूटीन चल रही थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था जमने के लिए, थोड़ा सा रहता था। मैंने कहा बाकी का भी डाल के रख देती हूँ, वो भी फ्रीज हो जाएगा ना, उसको भी निकाल दूंगी। और टमाटर का भी पेस्ट इसी तरह से बना के क्यूब्स बनाए हुए थे। ये ना पहले से मैंने फ़िश ऐसे मैरिनेट करके रखी हुई थी तो मैंने कहा दाल चावल बन रहे हैं तो साथ में ना फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। बस हस्बैंड और रूहान के लिए मैं तवे पे हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के फ्राई कर लूँगी और अपने लिए मैं ना एयर फ्रायर में ही बनाऊँगी। इस बार मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, वो वाला जो बटर पेपर है जो मिस्टेक मैंने पहले की तो वो ना मैं पैन में रख के ना बना लूँगी। मैं बाहर आई हूँ अचानक से और रूहान ना टीवी देखते देखते ही सो गया। उसके ऊपर मैंने ऐसे कपड़ा डाल दिया। मैंने कहा सर्दी फील हो रही होगी क्योंकि ऐसे ना सोए हुए बच्चे को जल्दी फील होती है सर्दी। तो बाजू भी उसने हाफ ही पहने हुए थे। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो ही ले क्योंकि बाद में ना हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का तो फिर ना रात को जल्दी नहीं सोएगा, लेट तक ना जागता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इसको। अच्छा अभी लॉकडाउन लगे हुए ना थोड़े से दिन ही गुजरे थे कि आई वाज एक्सपेक्टेड पता चला हमें और हम लोग बहुत खुश थे। और इस बार हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी थी, एटलीस्ट कोई ऐसा काम नहीं करना था कि जिससे हमें फील हो के हमारी गलती थी और इस वजह से ना कोई हमें नुकसान उठाना पड़े। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कार्ड बनवा लिया था, हेल्थ कार्ड। तो फिर ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा चेकअप होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस जो थी ना वो इस बार भी मेरी नहीं थी। डॉक्टर ने जब पिछली सारी हिस्ट्री पूछी तो हमने बताई तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इस बार आपको ना यूट्रस पे एक स्टिच लगता होता है जिनकी ना प्री मेच्योर प्रेगनेंसी इस तरह से हुई हो पहले से, तो वो ना उनको फिर स्टिच लगता है। अब ये एक नई आजमाइश थी मेरे लिए कि अब पता नहीं क्या होगा, वो किस तरह से करते हैं क्योंकि ना तो फैमिली में किसी से कभी इस तरह से बात सुनी थी और ना कुछ हुआ था। तो काफ़ी डर भी लग रहा था। और एक मसले की बात ये थी कि उन्होंने बताया कि वो स्टिच लगने के बाद ना कोई भी आपको सफ़र करने के लिए लेटर नहीं देता कि आप ना प्लेन का सफ़र कर सकें। तो एक परेशानी की बात ये भी थी और दूसरा ये कि लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब थे कि एक तो प्लेन भी लेट हो रहे थे, इधर उधर आया जाया नहीं जा रहा था। मतलब उसके बाद स्टिच लगने के बाद ना मैं पाकिस्तान जा सकती थी और ना पाकिस्तान से हम किसी को वापस यहाँ पे बुलवा सकते थे हेल्प के लिए। और दूसरा ये कि स्टिच लगने के बाद परमानेंट आपको ना बेड रेस्ट करनी थी। तो खैर वो ना एक मुश्किल सा प्रोसेस हमें फ़ील हो रहा था। फिर एक और डॉक्टर से हम लोग मिले तो उसने कहा कि एक जदीद चीज़ आई है, मतलब स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक नई मेडिसिन है, टैबलेट है, शायद पाकिस्तान में तो आजकल अभी अवेलेबल होगी या नहीं लेकिन यूएई में है, ये ऐसे डॉक्टर ने कहा ना हमें। तो आप ना उसको ट्राई कर लें। वो 80% जो है ना वो सिक्योर कर देती है लेकिन 100% जो है ना वो तो स्टिच ही काम करते हैं। तो फिर भी अगर आप बेड रेस्ट कर लेंगी तो आप ना वो टैबलेट जो यूज़ करनी स्टार्ट करें। तो खैर डॉक्टर का चूँकि मशवरा था तो इसलिए फिर ना हमने वो लेनी स्टार्ट कर दी और ये ना 4th मंथ में लेनी स्टार्ट करते हैं। फिर एक प्राइवेट डॉक्टर से हम लोग मिले तो उसने हमें रेकमेंड किया कि मैं आपको लेटर बना देती हूँ आपने अगर पाकिस्तान जाना है। बस फिर मौके को हमने गनीमत जाना और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी प्लेन मिलता है ना, मतलब टिकट मिलती है, मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ। एटलीस्ट वहाँ ख्याल रखने वाली फैमिली तो होगी ना। यहाँ पे तो अकेले रहना और घर में इवन कि मैं खाना भी नहीं खड़े होकर बना सकती थी। तो इसलिए फिर हमें ना जल्दी से जल्दी ये वाला डिसीजन लेना पड़ा। और 4th मंथ में ना मैं पाकिस्तान चली गई और उससे पहले ही हम लोगों ने पाकिस्तान से पता करवा लिया था कि वो वाली टैबलेट जो है वो वहाँ से मिलती है या नहीं।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, और वो ना मैंने फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको यूज़ किया और मैं स्टिच से बच गई। बस फिर पाकिस्तान चली गई मैं, और वहाँ पे भी फुल टाइम बेड रेस्ट पे ही थी। और इतनी मुझे इन दिनों में भूख लगती थी, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, और जिसकी वजह से ना मेरा 100 kg से भी अबाव वेट हो गया। बस ये वाला टाइम जो था ना वो बहुत ही मुश्किल और सब्र के साथ गुजारना था मुझे, और वो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस हर टाइम एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। तो खैर जब 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह किए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज फाइन। तो ऑपरेशन के लिए मुझे लेके जाया गया। वहाँ नर्स मुझे कहती, आपका बेबी हो जाता है ना तो आपने सबसे पहला काम वेट लूज़ करना है। तो खैर वेट लूज़ की भी फिर स्टोरी मैंने शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक भी मैं लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि फिर इतना वेट जो है ना वो मैंने किस तरह से लूज़ किया। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट हो गया, और रूहान मेरी गोद में आ गया। अल्लाह ताला ने बहुत ही कठिन सफ़र ये मेरा गुज़रा, लेकिन अपना करम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रूहान के पेरेंट्स बन गए। हस्बैंड तो हमें छोड़ के आ गए थे, मतलब थोड़े से दिन हमारे साथ रहे। बाद में फिर रूहान जब 6 मंथ का हुआ तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लेके पाकिस्तान से यूएई आ गई। यहाँ पे हम लोग ना रूहान के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह हमने करनी थी। उससे पहले हस्बैंड ने बैटरी सेल वगैरह लेने थे, तो उसके लिए ना हम डे टू डे आए थे। तो हस्बैंड कह रहे चलो ऐसे ही ना थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। रोहान ने कहीं से लॉलीपॉप देख लिए थे और वो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे ले दे बस। तो ये ऊपर वाले सेक्शन में मैं आई थी, काफ़ी अच्छे जूतों की वैरायटी आई हुई थी, लेकिन इस तरह के फैंसी जूते ना ऐसे मुझसे नहीं पहने जाते अबाया के साथ। मैं तो सिंपल वाले सैंडल ही पहन के निकलती हूँ, जिनसे ना पाँव ऐसे इजी से रहे। ये वाले शूज़ जो है ना ये भी काफ़ी अच्छे थे। पहले ना हमारा घर ये इधर अजमान में ना डे टू डे के पास ही होता था, हम लोग बहुत जाया करते थे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। उसके बाद फिर हम लोग सिटी सेंटर आ गए। हमने यहाँ से ना कुछ ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि मेरा ना ग्रेनोला बनाने का दिल था, तो मैंने कहा थोड़े से ले लेते हैं। और वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे ना हम लोग बनवा रहे थे ये आलमंड बटर, बिल्कुल फ्रेशली बना के देते हैं। और मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो आदमी मुझे कह रहा था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है इस तरह से ना वीडियो बनाना, तो आप प्लीज़ कैमरा बंद कर दें। ये देखिए कितनी हैरान कौन सी चीज़ है, यहाँ पे ना डिहाइड्रेट की हुई वेजिटेबल्स थी। भिंडी भी थी उसमें, और उसमें ना उन्होंने गोभी भी रखी हुई थी। और यहाँ पे डिहाइड्रेट किए हुए सम फ्रूट्स भी थे, इनमें बनाना और बेर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। मतलब आप उसको ना एज ए स्नैक्स ले सकते हो। मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ थी इस तरह से ना डिहाइड्रेट की हुई वेजिटेबल्स देखना। बीटरूट भी था उसमें। तो बस उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना के हम लोग ना कोल्ड कॉफ़ी ले लेते हैं, लेकिन रूहान बस कैंडी के लिए रोता जा रहा था। तो हस्बैंड कह रहे चलो रहने देते हैं इसको, ना आइसक्रीम खिलाते हैं। तो हम लोग बेस्कर रोबिन्स आ गए थे। यहाँ की अच्छी बात यह है कि आपको ना डाइट वाली भी मतलब मिल जाती है आइसक्रीम, तो हस्बैंड फिर उसको इजीली खा सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने लिए ले ली थी, मैंने भी उनके साथ डाइट वाली ही आइसक्रीम ले ली थी। और रूहान भी, उसका रोना नहीं बंद हो रहा था। जब ये ना इस तरह से इसको नींद आई होती है तो बहुत तंग करता है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड समझ रहे कि शायद मैं सेल्फी ले रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। सब लोग सेट होके बैठे हुए थे। बस जी यहाँ पे मेरी स्टोरी का एंड हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ तो अभी भी चल ही रही है। नेक्स्ट क्या हुआ वो मेरी स्टार्टिंग के वीलॉग से आप लोग देख सकते हैं। तो बस हम लोग ने यहाँ पे आइसक्रीम अपनी इंजॉय की, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो होपफुली आज का वीलॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पे न्यू है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।